मैं अमित कुमार अमित यूनि क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज जो हम देखेंगे क्लास 10th के, ये आपका साइंस का पार्ट नंबर हम लोग 9 देखेंगे। अब आपको 8 तक मैंने वहां पर अपलोड कर दिए प्लेलिस्ट में, एक झलक जाकर आप देख सकते हैं। बहुत बेहतरीन प्रश्न है और बोर्ड में ज़्यादातर चांसेस है कि पूछेंगे तो पूछेंगे। ओके, जब आपको 25 में आएगा ना प्रश्न, ओके, तब आपको मिलवाने का मैं काम करूँगा। तो देखिए यहाँ से टब कितना है जी बाबू, 40 है। प्रीव्यू ईयर क्वेश्चन है जो 2025 में आने की ज़्यादातर पॉसिबिलिटी। ये पार्ट नंबर कितना है बाबू, 9 है। चलिए 9 का हम लोग पहला प्रश्न को देखते हैं। पहला हमारा प्रश्न क्या बोलता है, ध्यानपूर्वक हम लोग समझते हैं। ये बोले कि निम्नलिखित में से कौन मलेरिया परजीवी है। कौन से जीव है जी, मलेरिया परजीवी। देखिए मलेरिया परजीवी कौन सा है, तो मैं आपको आंसर इसका बता दूँ, ये है प्लाज्मोडियम। क्या है जी बाबू, प्लाज्मोडियम। अभी इसके बारे में कुछ मैं ऑपरेशन करता हूँ मलेरिया के बारे में, ध्यान से समझिएगा। ये ज़्यादातर जो पाए जाते हैं वो किस में होते हैं जी, मच्छर में होते हैं। और वो मच्छर कौन सा, नर से कोई खतरा नहीं इस दुनिया को, समझ में मतलब अच्छा समझिएगा। ओके, सबसे ज़्यादा जो खतरा है वो किससे जी, नारी से। तो याद रखिएगा, मादा जो मच्छर होती है ना वो काटती है, तो उसमें क्या होता है, प्लाज्मोडियम होता है, जो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में चले जाते हैं। ओके, या उसके अंडे चले जाते हैं, जो कि आपको मलेरिया रोग होने की सबसे प्रमुख क्या बन जाता है, कारक बन जाता है। ओके, अब चलिए, अब हम लोग 2 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 2 नंबर प्रश्न क्या बोलता है, कहते हैं कि निम्न में से कौन उत्तम ऊर्जा स्रोत का कौन सा है। ओके, मतलब बोल रहे हैं कि उत्तम ऊर्जा। ओके, उत्तम ऊर्जा के बारे में बात करूँ, ओके, तो बायोगैस है। कौन सा है जी आपका, बायोगैस है। पेट्रोलियम अलग की चीज़ है, लकड़ी ये सब तो धुआं धुआं देता है। हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि उत्तम मतलब कि क्या है, तो ईंधन है। अब चलिए, अब हम लोग 3 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 3 नंबर हमारा प्रश्न क्या बोलते हैं, जरा ध्यान से समझिएगा। ये बोल रहे हैं कि सल्फर परमाणु की 22वीं कक्षा में, मतलब जो सल्फर होते हैं इनके परमाणु की, तो परमाणु याद रखिएगा 16 होता है। परमाणु संख्या कितना होता है बाबू, 16 होते हैं। ओके, अब बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। अब इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है ये बताना है, तो ध्यान दीजिएगा। ओके, जब हम लोग बोर ब्यूरी के नियम से तोड़ेंगे तो 2 8 तो 2 8 2 गो 8 को 10 गो कोमा 6 गो हो जाएगा 16 गो। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी बाबू, सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, मतलब कितना हो जाएगा, 16 गो हो जाएंगे। ओके, ए मच्छर हटना। अब चलिए हम लोग 4 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 4 नंबर प्रश्न क्या होता है, ये बोले कि मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी है। जो मानव की हृदय है, ओके, उनके कोष्ठों की संख्या कितनी है। जैसे कि आपको मैं बता सकूं कि मानव के हृदय लगभग ऐसे होते हैं। ओके, ध्यान दीजिएगा कैसे होता है ऐसे। तो ये 1 गो हो गया, ये 2 गो हो गया, ये 3 गो हो गया, ये को हो गया जी बाबू, 4 गो हो गया। तो कितनी संख्या होती है जी बाबू, तो 4 होती है। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए 5वां प्रश्न को देखते हैं। 5वां हमारा प्रश्न क्या बोलता है, ये बोले कि कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। जो कवक होते हैं उसमें पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। कवक में आपको बता सकूं, जैसे कि अचार या रोटी वोटी होता है उसमें देखिए ना भुअरी मार देता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कवक बोलते हैं। उसमें कौन सा होता है, ठीक है, वो सजीव जीव पर रहते हैं कि मृत पर, तो वो मृत पर रहते हैं, इसीलिए उसको मृतजीवी बोल दिया जाता है। क्या बोल दिया जाता है, मृतजीवी। अगर समभोजी का नाम लूँ मैं, किसका नाम लूँ जी बाबू, समभोजी। ओके, समभोजी में हम लोग आ जाते हैं। स्वपोषी में याद रखिएगा पेड़ पौधे आ जाते हैं, इनमें से कोई नहीं था, इसको गोली मार दीजिए। ओके, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम लोग 6 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 6 नंबर प्रश्न क्या बोलता है, कहते हैं कि निम्न में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। असंतृप्त बोल रहा है। ओके, देखिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या होता है ना कि कार्बन के बीच में एक एक बंधन होते हैं। असंतृप्त में क्या होते हैं, डबल होते हैं। ओके, तो डबल और ट्रिपल में मैं बता देता हूँ। ओके, देखिए अकेले होंगे तो इसको एल्केन ग्रुप की कह दिया जाता है। ओके, अगर डबल हो गए तो इसको एल्कील कह दिया जाता है, एल्कील बोल दिया जाता है, एल्कीन सॉरी। और इसको क्या बोल दिया जाता है, एल्काइन बोल दिया जाता है। क्या बोल दिया जाता है, एल्काइन। ओके, अब देखिए इसका सूत्र भी होते हैं, मैं यहाँ पर बता दूँ आपको। इसका होता है CnH2n +2 हो जाते हैं, और इनका जो हो जाएंगे याद रखिएगा CnH2n, मतलब दो घटते जाएगा, तीसरा का हो जाएगा। ओके, 2n -2 घट जाएगा। ओके, देखिए तो हाई वाला देखिए जाए तो एकल बंधन होंगे, ये और देखिए जाए तो एकल। क्यों, क्योंकि देखिए ना दो एक
और यहाँ पर 4 दिया है, तो यहाँ पर हम लोग 1 कर देंगे तो ये 4 हो ही जाएगा। 2 करेंगे यहाँ पर तो देखिए यहाँ पर 2 करेंगे तो 2 4 2 6 हो ही जाएगा। ओके, लेकिन ये वाला देखिए अगर 2 करेंगे तो 2 दूना के 4 मतलब इस पे आ रहा है। जब इस पे आ रहा है तो कौन सा बंधन हो गया, द्विबंधन और त्रिबंधन। तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, असंतृप्त बोल देंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा, राइट। ओके, अब चलिए अब हम लोग 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 7 नंबर हमारा प्रश्न क्या बोलता है, जरा ध्यान से समझिएगा। ये बोल रहा है कि निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। अगर धनात्मक की मैं बात करूँ चिन्ह परिपाटी के अनुसार, ओके, तो ये उत्तल हो या अवतल हो, ओके, उत्तल ही या अवतल हो के अगर लेंस की बारे में बात की जाए या दर्पण के बारे में बात की जाए तो उत्तल दर्पण या लेंस में, उत्तल दर्पण या कौन सा जी, लेंस में हमेशा किस में होता है, प्लस में होता है। और अगर याद रखिएगा ओके, अब माइनस किस में होता है, अवतल लेंस कहे तो या दर्पण कहे तो उसमें अधिकांश जो होता है वो माइनस ही फोकस दूरी होते हैं। तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, उत्तल लेंस। कौन सा लेंस हो जाएगा जी बाबू, उत्तल लेंस हो जाएगा। अब चलिए हम लोग 8वां प्रश्न को देखते हैं। 8वां प्रश्न क्या बोलता है, देखिए 8वां बोल रहे हैं कि किस लेंस का उपयोग, मतलब कौन सा लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष का मतलब बोल सकते हैं कि दूरदृष्टि दोष। कौन सा बाबू, दूरदृष्टि दोष के हम लोग नाम से समझ सकते हैं ओके, को संशोधित किया जा सकता है। ओके, मतलब कौन सी चीजें लगाकर हम लोग संशोधित कर सकते हैं। देखिए इसका मैं एक ट्रिक बताता हूँ, गौर करिएगा। देखिए एक होता है आपका दूर और दूसरा होता है कौन सा जी, आपका निकट। ओके, अब देखिए एक होता है उत्तल और दूसरा कौन सा होता है जी बाबू, अवतल। ध्यान दीजिएगा। ओके, एक हो गया उत्तल और दूसरा कौन सा हो गया, अवतल। अब देखिए इसमें कितने वर्ड है, 2, और इसमें कितने हैं, 3, इसमें कितने हैं, 3, और इसमें क्या है, 4। तो देखिए कम कम वाले का कॉम्बिनेशन कर देंगे, ज़्यादा ज़्यादा वाले कर देंगे, 2 से 3 और 3 से कितना कर देंगे, 4, यानी कौन सा हो जाएगा, उत्तल। यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उत्तल। अगर वही निकट का पूछ दे तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा, अवतल। क्या हो जाएगा, अवतल। अब चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। ओके, आगे हमारा 9 नंबर प्रश्न क्या बोलता है, गौर करते हैं। ओके, 9 नंबर प्रश्न में ये बोले कि एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड ओके की परत बनाने की प्रक्रिया कहलाती है। अब देखिए मैं बता दूं आपको कि एल्युमिनियम ही एक ऐसा तत्व है जो ऑक्सीजन के संपर्क में आकर, चाहे हवा पानी के संपर्क में आकर खराब नहीं होता है, ऊपर से कवच बनाकर खुद ही सुरक्षित हो जाता है। बहुत ही बड़ी ये क्या है, तो गुण है, उपलब्धियां है, किसमें है, एल्युमिनियम में। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो याद रखिएगा एनोडीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, एनोडीकरण कहते हैं। जास्तीकरण आपको बताएंगे, जब जास्ता की परत चढ़ा दी जाती है उसे जास्तीकरण कहते हैं। ओके, अब चलिए 10वां प्रश्न को देखते हैं। 10वां प्रश्न क्या बोल रहा है, ओके, ये बोल रहे कि विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है। व्यापारिक के मतलब कि समझिए कि हम लोग जैसे कि नहीं होता है कि कितना आपका बिजली बिल आया है, तो किस रूप में हम लोग कहते हैं, तो आप लोग को पता होगा कि हम लोग यूनिट के रूप में कहते हैं। किसके रूप में कहते हैं बाबू, यूनिट के रूप में। ओके, तो इसका जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यूनिट। लेकिन अगर दूसरे को बात करूँ तो कभी कभी BOT बोल दिया जाता है। ओके, और कभी कभी ऐसा बोल देता है 1 किलोवाट घंटा। ओके, समझ गए ना, ये 3-4 को इसका क्या होता है, तो नाम होता है। आगे हम लोग 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 11 नंबर प्रश्न क्या बोलता है कि सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु है। यानी दूर बिंदु क्या मतलब, अधिकतम दूर कितना तक देख सकता है। तो चूंकि आपको पता है कि वो बहुत सारे दूर देख सकता है। ओके, मतलब अनंत होगा। ओके, यानी ऑप्शन नंबर का हो जाएगा, डी हो जाएगा, अनंत। अगर पूछे ऐसा कि न्यूनतम दूरी कितना है, मतलब कितना से कितना कम से कम नज़दीक में देख सकते हैं, तो हमेशा याद रखिएगा नज़दीक हम देख सकते हैं 25 सेंटीमीटर देख सकते हैं। कितने देखा जा सकते हैं, तो 25 सेंटीमीटर तक हम लोग देख सकते हैं। अब चलिए हम लोग 12 नंबर प्रश्न करते हैं। 12 नंबर प्रश्न क्या बोलता है, ये बोले कि हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनते हैं। हाइड्रोजन के जो 2 परमाणु होते हैं उनके बीच में कितने बंधन बनते हैं। हाइड्रोजन के बारे में बता दूं तो ये एक आवारा तत्व है। एक ऐसा तत्व है जी, आवारा तत्व। तो देखिए ध्यान से। ओके, जैसे H है और ये भी बाबू क्या है, H है, इनके बीच एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक बंधन बनेंगे, तो ये जो हो जाते हैं एकल बंधन हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाते हैं एकल बंधन। कौन सा हो जाते हैं बाबू, एकल बंधन हो जाते हैं। अब चलिए अब हम 13 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 13 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, बोला कि निम्न में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। आहार श्रृंखला का मतलब आप लोग प्यार से समझिए। आहार श्रृंखला का मतलब क्या होता है, जैसे घास को बकरी खाई, बकरी को कौन खाता है,
हम लोग दानव है, ओके, मतलब मनुष्य खाता है। तो देखिए यहाँ पे ये श्रृंखला बहुत अच्छा है। देखिए अगर इसके बारे में बात करें हम, तो घास को गेहूं नहीं खाता है कभी, गेहूं को कभी आम नहीं खाता है, तो ये तो श्योर है गलत होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए घास को बकरी खाती है, चरती, अच्छी बात है। और बकरी को कौन खाता है, तो मानव खाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएंगे, तो राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, समझ में आया आप लोग को। अब चलिए अब हम लोग 14 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 14 नंबर प्रश्न क्या बोलता है, ध्यान से समझिएगा। ओके, ये 14 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि कौन सा अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है। ओके, अंतःस्रावी को मतलब अंदर या बाहर, ओके, मतलब स्रावी करता होता नहीं है। तो ये जो है आपका मादाओं में जो पाए जाते हैं अंडाशय, क्या पाए जाते हैं जी बाबू, अंडाशय। ओके, जैसा कि यहाँ पर होता है, जैसा कि मैं बता सकूँ आप लोगों, यहाँ पे ये अंड की तरह होता है, ठीक है ना, ऐसा समझिए, ऐसा इमेज, ठीक है ना। यहाँ पे जो होता है ना, ओके बाबू, देखो यहाँ पर ये यहाँ से लटका रहता है, ये अंड होते हैं। ओके, समझ में आ गया आप लोगों को। दोनों प्रकार की दिक्कत होगा तो आप लोग क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। ये सिर्फ यहीं पे क्या करता है, स्रावित करके फिनोपिन नलिकाओं के माध्यम से ये लाने का काम करता है। थोड़ा सा इसका इमेज प्रॉपर नहीं बना पाए हैं अभी फिलहाल में, लेकिन समझाने के लिए इतना काफ़ी है। चलिए हम लोग 15 नंबर प्रश्न को देखते हैं। ये 15 नंबर प्रश्न क्या बोलता है, ध्यान से समझते हैं। ओके, ये बोल रहा है कि कौन सा कार्बन यौगिक, मतलब कौन सा कार्बन ऐसा यौगिक है जो सबसे अधिक अभिक्रियाशीलता है, मतलब अभिक्रियाशील सबसे अधिक करता है। तो याद रखिएगा, जैसे जिसमें एकल बंधन होगा ना वो कम करता है, कौन सा करता है, कम। जो जैसे कि मैंने पिछले ये बताया, जो द्विबंधन या त्रिबंधन है ना, ओके, इसे ज़्यादा करता है। देखिए इसमें कौन द्वि, देखिए इसको भी देखा जाए तो एकल बंधन है, दो दूना के 4 हो गया, ओके, दो दूना के 4, 2 6 हो गया, 3 दूना के 6, 2 8 हो गया, लेकिन ये 2 दूना के 4 हो गया। ओके, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी। तो इनको अच्छी तरह से प्रॉपर समझने के लिए इसके पीछे भी आप ऑपरेशन किए, वहाँ पर आप लोग जाकर देख सकते हैं। ओके, अब चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 16 नंबर हमारा प्रश्न क्या बोलता है, जरा ध्यान से समझिए 16 नंबर प्रश्न को। ओके, ये बोल रहा है 16 नंबर प्रश्न के किस दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों का पश्य दृश्य दर्पणों के रूप में किया जाता है। पश्य के मतलब समझ सकते हैं, ओके, कि पीछे भागों में देखने के लिए। ओके, तो आपका कौन सा किया जाता है, ऐसा बोल रहा है। ओके, समझ के बातों को। ओके, तो देखिए पश्य का मतलब पीछे, ऐसा तो वो जो दर्पण होता है वो उत्तल दर्पण होता है। कौन सा दर्पण होता है, अवतल दर्पण होता है। जो हम लोग अपना यदि थोबरे को देखते हैं जिस शीशे से, वो होता है आपका समतल, और अवतल कौन सा होता है, तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा। ओके, अवतल वो होते हैं जिसे हम लोग मेकअप वोकअप, चाहे लड़का सब दाढ़ी उड़ी बनाता है लोगों के, तो वो होता है अवतल दर्पण होते हैं। ओके, अब चलिए हम लोग 17 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 17 नंबर प्रश्न क्या बोलता है, आप लोग ध्यान से समझिएगा 17 नंबर प्रश्न को। ओके, ये बोल रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास कहलाता है। अगर देखिए यहाँ पे एक आध दो मैं बात बताता हूँ कि अगर ऑक्सीजन ह्रास होता है और हटता है तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, अवकरण बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं बाबू, अवकरण। अगर ऑक्सीजन जुटता है तो इसको बोल देते हैं ऑक्सीकरण। क्या बोल दिया जाता है जी बाबू, ऑक्सीकरण बोल दिया जाता है। ओके, अवकरण को हम लोग अपचयन कहते हैं। क्या कहते हैं, अपचयन। ऑक्सीकरण को हम लोग क्या कहते हैं, तो यूँ समझिए उपचयन कहते हैं, उपचयन कहा जाता है। ओके, कोनो प्रकार की आप लोग को दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ओके, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उपचयन नहीं होगा, अपचयन होगा। समझ में आ गया, क्या होगा जी बाबू, तो अपचयन होगा। अब चलिए अब हम 18 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 18 नंबर हमारा प्रश्न क्या बोलता है, ये बोले कि कौन सी गैस वैश्विक ऊष्मन, ओके, वैश्विक मतलब कि विश्व में ऊष्मा का सबसे बड़का कारक, ओके, के लिए उत्तरदायी है। उत्तरदायी के मतलब कि सबसे बड़का कारक है। ओके, तो देखिए पहले का दिया है आपका, तो सबसे बड़का जो गर्म हवा होता है जिसको हम लोग CO2 कहते हैं, और ठंडा हवा के रूप में हम लोग O2 कहते हैं। ठंडा जो हवा होता है O2 होता है, गर्म हवा कौन सा होता है बाबू, आपका CO2 होता है। तो CO2 जो है ना, ओके, वो वैश्विक क्या है, ऊष्मन है। कौन सा है जी बाबू, वैश्विक ऊष्मन है। अब चलिए हम लोग 19वां प्रश्न को देखते हैं। 19वां हमारा प्रश्न क्या बोलता है, ध्यान से समझिए। 19वां बोलता है कि पीत रस कहाँ से स्रावित होता है। जो हमारी पीत रस होता है जिसको हम लोग लीवर कहते हैं, कि कोई बोलता है कि मेरा लीवर खराब हो गया, मतलब पीत रस की गड़बड़िया है। ओके, तो बोल रहा है कि पीत रस आपका कहाँ स्रावित होते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। ओके, ये जो पीत रस होते हैं ये लीवर से होते हैं। ओके, अगर इसकी कभी वजन पूछ दे तो हमेशा याद रखिएगा 1.5 kg के लपेट में होता है। इसको हम लोग लीवर कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू,
लीवर के नाम से हम लोग समझते हैं। ओके, अब चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की और 20वां प्रश्न देखते हैं। ये 20वां हमारा प्रश्न क्या बोलता है, ध्यान से समझिएगा। ये 20वां बोल रहा है कि कौन सा अभिलक्षण वंशागत नहीं है। वंशागत के मतलब क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। ओके, कि मतलब कि ये मान लेते हैं कि माता पिता है। ओके, ये आपका, ठीक है ना, ये है पत्नी और ये है आपको उनका पति, ऐसा समझिएगा। ओके, यानी ये है माँ और ये ये है पिता और ये है कौन सा, माँ। अब देखिए, अभी मान लेते हैं पिता इतना ढेमसा है। ओके, और यूँ समझिए कि इनकी मम्मी इतना ढेमसी है, ध्यान दे दीजिएगा। ओके, देखा बच्चा पूरा ढेमसा आएगा नहीं। ओके, मतलब नॉर्मल वो आएंगे। ओके, मतलब कि शरीरी जो बनावट होगा वो नहीं हो सकता है। ओके, और बाकी जो चीज़ें हैं, बाल, आँख, कान, मुंह, सब ये मम्मी या पापा की तरह ही होंगे। ओके, तो देखिए इसका जो हो जाएगा राइट आंसर, अगर देखिए जाए तो शरीर के आकार जो होंगे, ओके, वो आपका वंशागत नहीं आएंगे, यानी उनका शरीर अलग हो जाएगा, अपना शरीर क्या हो जाएगा जी बाबू, अलग हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग 21वां प्रश्न को देखते हैं। 21वां प्रश्न क्या बोलता है, बोलते हैं आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या है, मतलब उसमें कितने समूह है ऐसा बोल रहा है। तो हमेशा याद रखिएगा उसमें जो समूहों की संख्या वो 18 है। समूहों की संख्या कितनी है जी बाबू, 18 है। ओके, अब चलिए अब हम लोग 22वां प्रश्न को देखते हैं। 22वां हमारा प्रश्न क्या बोलता है, जरा ध्यान से समझते हैं। ओके, 22वां बोलते हैं ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। ग्लूकोज को बोल रहा है, तो ग्लूकोज को होता है C6H12O6 होता है। तो कौगो हो गया आपका, तो O6 का मतलब 6 गो। ओके, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी बाबू, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब कौगो होते हैं, तो आपके 6 गो होते हैं। अब चलिए अब हम लोग 23वां प्रश्न को देखते हैं। 23वां हमारा प्रश्न क्या बोलता है, ये बोलता है कि शुद्ध जल का पीएच मान होता है, मतलब जो शुद्ध जल होता है उनका पीएच मान कितना होता था, आप हमेशा याद रखिएगा उसका पीएच मान 7 होता है। अगर 7 से अगर कम हुआ तो हमेशा याद रखिएगा वो अम्ल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे बाबू, अम्ल हो जाएंगे। जब 7 से बेसी होगा तो याद रखिएगा वो क्या हो जाएंगे, भस्म। तो देखिए 7 से बेसी है मतलब भस्म की कैटेगरी हो गए, और 7 से जो कम होंगे वो कौन सी कैटेगरी में हो गए, अब ये अम्ल के कैटेगरी में हो गए। अब चलिए अब हम लोग कितने नंबर देखते हैं, 24वां प्रश्न को देखते हैं। 24वां हमारा प्रश्न क्या बोलता है, ध्यान से समझते हैं। ओके, अगर किस वर्ण यानी रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, देखिए तरंग दैर्घ्य की मैं बात करूँगा आपको। ओके, तो प्रकाश के दो कणों के बीच की ओके दूरी को ही हम लोग तरंग दैर्घ्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, तरंग दैर्घ्य। तो सबसे ज़्यादा जो होता है हमेशा याद रखिएगा ये रेड में होता है। किस में होता है, रेड में। इसीलिए इसकी दूरी क्या होती है, अधिकतम होती है। दूरी क्या होती है जी बाबू, अधिकतम। इसीलिए आपका समझे सिग्नल के रूप में रेड लाइन का ही यूज किया जाता है। ओके, और सबसे जो कम होगा याद रखिएगा बैगनी का होगा, जो कम ही दूरी पर इसकी माने बातें का हो जाती है, खत्म हो जाती है ऐसा। अब चलिए अब हम लोग 25वां प्रश्न की ओर हम लोग रूप करेंगे। 25वां हमारा प्रश्न क्या बोलता है, ध्यान से समझते हैं। 25वां प्रश्न ये बोले कि फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के में बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती है, मतलब तर्जनी क्या चीज़ों की संकेत करती है। तर्जनी कहने का मतलब कि ये आपका बायां हाथ हुआ। ओके, अगर ऐसा फैलाइए, देखिए जैसे कि ये फैला हुआ है ऐसा, तो जो ऊपर वाला है वो बल की दिशा, और ये जो है आपका कहाँ क्या चीज़ को दिशा करती है, क्षेत्र। तो कौन सा क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र का। ओके, तो देखिए तर्जनी, तो इसको बोलते हैं तर्जनी। ओके, तो ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को सूचित करती है। ओके, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी बाबू, तब बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग 26वां प्रश्न को देखते हैं। 26वां प्रश्न क्या बोल रहा है, ध्यान से समझिए। 26वां बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। ईंधन के रूप में किया जाता है। ओके, देखिए एथेनॉल भी किया जाता है, प्रोपेनॉल भी किया जाता है, इथेनोइक अम्ल भी किया जाता है। इनमें सभी एथेनॉल मतलब दारू, और दारू का ही भाई ये होता है प्रोपेनॉल, और इसका सबसे खतरनाक भाई जो होता है एथेनॉल होता है। ओके, यानी ऑप्शन नंबर डी, मतलब सब में आग लग सकता है, ऐसा समझ गए बाबू। अब चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की रूप करेंगे। हम लोग 27वां प्रश्न को देखेंगे। 27वां प्रश्न क्या बोलता है, ध्यान से समझिएगा। ये बोल रहा है कि कौन सा पदार्थ लाल लिटमस को नीला कर देता है, मतलब लाल जो होते हैं लिटमस पत्र उनको क्या कर देना, नीला कर देना। देखिए जब लाल होगा तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा इसको हम लोग अम्ल बोलेंगे, और जो नीला होगा तो हमेशा याद रखिएगा इनको हम लोग क्या बोल देंगे, क्षार बोल देंगे।
ओके, तो अब कैसे नीला कर देता है, नीला का मतलब कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्षार। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी आपका आंसर हो जाएगा क्षार। अब चलिए हम लोग 28वां प्रश्न को देखते हैं। 28वां हमारा प्रश्न क्या बोलता है, जरा ध्यान से समझिएगा। ओके, ये बोलते हैं नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बीम की मतलब की दूरी, ऐसा समझिए कि बीम की दूरी ली जाती है, मतलब किस में ली जाती है, ठीक है, ये कार्तिक ये चिन्ह हो गया। ओके, और जब भी सामने रखी जाती है ना, सामने, तो हमेशा ये जो यू होता है वो माइनस में होता है, यानी आपका कोई भी दर्पण हो या लेंस हो, दो बात आप लोग हमेशा याद रखिएगा, दर्पण हो या लेंस हो, सब में जो वस्तु की दूरियां जो होगी, बीम की दूरियां जो होगी, वो हमेशा माइनस में होती है, यानी यूं समझिए कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा ऋणात्मक। कौन सा होता है जी बाबू, ये ऋणात्मक होते हैं। अब चलिए हम लोग 29वां प्रश्न को देखते हैं। 29वां हमारा प्रश्न क्या बोलता है, जरा ध्यान से समझते हैं। ओके, 29वां बोल रहा है हमारा कि खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर, जो खाद्य पदार्थ होते हैं जिसको हम लोग खाने वाले बोलते हैं, उसके डिब्बों पर जिंक की बजाय टीन का लेप होता है, क्योंकि अब टीन का लेप क्यों होता है, क्योंकि जिंक अधिक क्रियाशील है और जिंक क्या है, सही, टीन आपका कम क्रियाशील है, जिसकी वजह से इसका यूज किया जाता है। ठीक है ना, टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशीलता है। ओके, मतलब अभिक्रियाशील है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका बाबू, सी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग 30वां प्रश्न को देखते हैं। 30वां प्रश्न क्या बोलता है, जरा ध्यान से समझिएगा। ये 30वां बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा अंग संवेदनी ग्राही नहीं है। संवेदनी के मतलब समझ सकते हो क्या, मतलब कोई भी मैसेज को वो एक्सेप्ट नहीं कर सकती है। ओके, तो कौन से अंग है ऐसा पूछ रहा है, तो वो जो अंग है याद रखिए क्या, कान तो करती है, आँख तो करती है, नाक तो करती है, लेकिन दिमाग कोई अगर कुछ बात बोलिएगा तब भी वो एक्सेप्ट कर पाएगी या रिजेक्ट कर पाएगी, लेकिन ऐसा खाली छुइयो दीजिएगा चाहे दूसरे की से भी महक आएगा तो समझ में आ जाएगा। ओके, चलिए अब हम लोग 31वां प्रश्न को देखते हैं। 31वां हमारा प्रश्न क्या बोलता है, जरा ध्यान से समझिएगा। ये बोल रहे हैं कि समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटने के उपरांत, ओके, जब संयोजित प्रतिरोधता घटता है तो संयोजन प्रतिरोध का कुल प्रतिरोध क्या होता है। देखिए अगर मैं बात करूँ 1/, ये आरपी बराबर जो सूत्र होता है 1/R1 प्लस 1/ क्या होता है R2 होता है प्लस 1/R3 होता है। अगर इसको हम घटाते जाते तो इसका मान क्या होते जाएगा जी बाबू, बढ़ते जाता है। ओके, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग 32वां प्रश्न को देखते हैं। 32वां क्या बोलता है, ये बोल रहे हैं कि समजात अंगों का उदाहरण है। अगर हम समजात की बात करें, समजात का मतलब एक जैसा, समजात का मतलब क्या होता है बाबू, एक जैसा। तो देखिए इसमें एक जैसा अंग कौन कौन है, ध्यान से समझिएगा। ओके, देखिए एक बोले कि हमारा हाथ और कुत्ते का अग्रपाद, यानी हमारा हाथ का मतलब ये हमारा हाथ हो गया, कुत्ते का अग्रपाद का मतलब जो अगला वाला पैर हो गया, ये दोनों के अगर संरचना दिखी जाए, ओके, हड्डियों का तो लगभग एक ही होता है, मतलब ये समजात अंग है। यानी 32 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी, ये इसका राइट आंसर हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग 33वां प्रश्न को देखते हैं। 33वां हमारा प्रश्न क्या बोलता है, जरा ध्यान से समझिएगा 33वां प्रश्न को। 33वां बोल रहा है ऐसा, ओके, कि निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है। अब देखिए विद्युत शक्ति मतलब P बराबर, ओके, तो P बराबर जानते हैं W बाई क्या होता है, T होता है, और W का सूत्र क्या होता है, चूंकि आप लोग जानते हैं जब उसमें की बात किया जाता है IR² और T और बटा ये क्या होगा T कट जाएगा। ओके, तो P बराबर क्या हो जाएगा I² ये R हो जाएगा, तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा I² R हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे जी, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग 34वां प्रश्न को देखते हैं। 34वां हमारा प्रश्न क्या बोलते हैं, जरा ध्यान से समझिएगा। ओके, मात्र 6 और प्रश्न है, इसको कर कर हम लोग समाप्ति करेंगे। ओके, देखिए ये बोले तांबे की तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घुरूरी गति कर रही है, तो इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है, मतलब कितने। देखिए जैसे ये कुंडली है, ओके, ये मान लेते हैं चुंबक है। ओके, ये जब हम चुंबक क्या करेंगे, पूरा ले जाएंगे तभी भी नहीं होगा, पूरा निकालेंगे तभी नहीं, आधा जब जाता है ना, ओके, तब परिवर्तित होता है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा जी बाबू, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग 35वां प्रश्न को देखते हैं। 35वां हमारा प्रश्न क्या बोलते हैं, जरा ध्यान से समझिए।
ये 35वां बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पुनः उद्भव का उदाहरण है। पुनः उद्भव का मतलब क्या होता है, जरा ध्यान से समझते हैं। ओके, मतलब फिर से ये हो सकता है, कितनों पाई पाई काट दीजिए फिर से ये आ सकता है। तो ये जो आता है याद रखिएगा स्पाइरोगाइरा होता है। कौन होता है, स्पाइरोगाइरा का लगभग ऐसा इमेज होता है। ओके, ऐसा कर ठीक है ना। इसको दो भागों में काट दीजिए, था ये अलग, तो ये भी अपना ग्रोथ कर जाएगा और ये भी अपना ग्रोथ कर जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा जी इसका, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए, अब हम लोग 36वां प्रश्न को देखते हैं। 36वां प्रश्न क्या बोलता है, ध्यान देते हैं। ये बोल रहे हैं कि कौन सा अजैव निम्नीकरण कचरा है। अब अजैव बोल रहा है, अजैव का मतलब समझिए कि वो सजीव नहीं है, वो क्या है जी आपका निर्जीव है। क्या है जी बाबू, ये निर्जीव है, ऐसा बोल रहा है। ओके, तो इसमें से कौन निर्जीव है, देखिए टिश्यू पेपर ये सजीव से बनाए जाते हैं, केले के छिलके आपका सजीव होते हैं, थर्मोकोल जो होता है वो निर्जीव होते हैं, जो अनिम्नीकरण होते हैं, सॉरी निम्नीकरण होते हैं, ऐसा। चलिए हम कितने देखते हैं 37वां प्रश्न देखते हैं। 37वां प्रश्न क्या बोलता है, ये बोला कि टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है। ओके, मतलब ये बोल रहे टिंडल प्रभाव बोल रहा है। ओके, टिंडल प्रभाव का मतलब हम लोग समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। ओके, टिंडल प्रभाव लगभग ऐसा था। ओके, जैसे कि मैंने दूध ले लिया था और इसमें आपका क्या कहते हैं टर्च बांटते थे, क्या बांटते थे, टर्च। जब इसमें जाता था टर्च तो एक कण दूसरे कण से क्या करता था, टकराता था, टकराने के बाद क्या होता था, फैलता था। तब फैलने को छितराने को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकीर्णन बोलते हैं। क्या बाबू बोलते हैं इसको, प्रकीर्णन बोलते हैं। तो ये क्या चीज़ का प्रकीर्णन शो कर रहा है, तब प्रकाश का। ये कौन सा चीज़ों का करता है, प्रकाश का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रकाश का प्रकीर्णन। क्या होता है जी बाबू, प्रकाश का इसमें प्रकीर्णन होते हैं। चलिए हम लोग 38वां प्रश्न को देखते हैं। 38वां प्रश्न क्या बोल रहा है, करेंगे पुष्प का नर जनांग कहलाता है। जो पुष्प के जो नर होते हैं वो कौन सा जनांग कहलाएंगे। ओके, तो देखिए अगर नर की बात करें, ओके, तो अगर हम पुष्प बनाएं ऐसा कुछ कर ध्यान दीजिएगा, कुछ ऐसा कर मैं पुष्प बनाऊं आपके समक्ष, ठीक है ना, देखिएगा ध्यान से, समझे। ओके, इसको ऐसे कर इसको डंठल ऐसे, ठीक है ना, और इसमें ऐसे ऐसे होते हैं, ठीक है। अब देखिए, तो अब ये जो भाग होते हैं वो मादा वाला भाग होते हैं, और ये वाला जो भाग होते हैं वो कौन सा होता है, नर वाला भाग होते हैं। और इसी भाग को याद रखिएगा पुंकेसर कहते हैं। क्या कहते हैं जी बाबू, इसको पुंकेसर कहते हैं। ओके, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे। अब चलिए हम लोग 39वां प्रश्न को देखते हैं। 39वां प्रश्न क्या बोलता है, ये बोले विरंजक चूर का रासायनिक सूत्र है, मतलब विरंजक जो चूर है उनका रासायनिक सूत्र क्या होते हैं, समझिए। ओके, तो विरंजक चूर का अगर हम रासायनिक सूत्र की बात करें, इसका नाम थोड़े समझिए कितना नाम है। इसका हम लोग ब्लीचिंग पाउडर के भी नाम से समझते हैं, ब्लीचिंग पाउडर। ओके, क्या कहते हैं जी इसको, ब्लीचिंग पाउडर के भी हम लोग नाम से समझते हैं। ओके, तो इसका जो सूत्र होता है ये होता है CaOCl2 होता है। ओके, यानी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होते हैं। चलिए हम लोग 40 नंबर इस मतलब की सीरीज का हम लोग सबसे लास्ट प्रश्न को देख रहे हैं। बोले कि निम्न में से गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायित्व नहीं है। गंगा प्रदूषण के मतलब आप लोग समझिएगा। ओके, कि मतलब कि गंगा के लिए मतलब कचरा करने के लिए उत्तरदायित्व है ही नहीं, तो कौन सा नहीं। देखिए गंगा में मछली पालन करना ये सही है, मतलब कि हम लोग प्रदूषण को हटा सकते हैं। गंगा में कपड़े को धोना उतना वो मतलब समझिए प्रदूषित नहीं कर सकते। गंगा में अर्ध जल ये कोई बात नहीं, मछलियाँ खा जाएगी। और देखिए गंगा में रासायनिक जो हम लोग अपशिष्ट पदार्थ यूज करते हैं यही सबसे बड़ी क्या होता है, तो जल प्रदूषण का कारण बनते हैं। क्योंकि बहुत सारी कंपनियां क्या करते हैं, जितने कचरे निकलते समुद्र यानी समझिए कि गंगा नदी में बहा देती है, गंगा नदी में वो क्या हो जाते हैं बाबू, तो अब मतलब यूँ समझिए कि दूषित हो जाते हैं। ये सीरीज आपको कैसा लगा, टॉप 40 प्रश्नों का। ओके, तो ये चीज़ें आप कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा।